हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, है ना। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग गाउस नियम को लिखेंगे और सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का एकदम आता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर का आएगा, आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे, है ना। और याद भी कर लीजिएगा, और बहुत ही आसान से इसको सिद्ध भी मैं करूंगा, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस पूरा वीडियो लास्ट तक आप एंड तक देखेंगे तो आपका गाउस नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमने लिख लिया है प्रश्न, है ना, कि गाउस का नियम लिखे तथा सिद्ध करे। मतलब कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। क्या बोलेगा हमारा कि गाउस का नियम लिखे तथा सिद्ध करें, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि गाउस का नियम हम लोग जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आपका विद्युत फ्लक्स क्या होता है। समझ में आ रहा है? विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है इसका भी वीडियो हमने डाल दिया है, ठीक है, यूट्यूब पर। आप उसको भी जाके वॉच कर लीजिएगा कि ताकि आपका वो भी आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, है ना, कि भाई विद्युत फ्लक्स क्या है और उसका ऐसा ही मात्रक फिर प्रकार, है ना, 2 नंबर का पूछ ही देता है एकदम पक्का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स समझ लेते हैं क्या होता है ना। तो देखिए शॉर्टकट में मैं बताऊंगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना हमारा, कि कोई पृष्ठ है, मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला जितना भी आपका विद्युत बल रेखाएं होती है ना, जितने भी आपका इस पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब गुजरने वाला तो बहुत सारा गुजरेगा, लेकिन अभिलंबवत गुजरना चाहिए, है ना, मतलब 90 डिग्री के साथ। तो जब किसी पृष्ठ से कोई विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत होकर गुजरता है बच्चों, तो उसकी संख्या को, है ना, जो कि इस पृष्ठ से जितना गुजर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है इस पृष्ठ के अभिलंबवत, तो इनकी संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग अगर विद्युत फ्लक्स का परिभाषा दें तो बहुत ही सिंपल है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, इसलिए फाई ई से भी निरूपित करेंगे। लेकिन गाउस ने क्या हुआ कि एक नियम दिया, अपना नियम दिया यहाँ पर, गाउस नियम जिसे हम लोग कहते हैं ना, गाउसेज लॉ कह सकते हैं हम लोग इसको। तो देखा जाए यहाँ पर ना बच्चों, तो यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाता है, यहाँ पे परिभाषा हो जाता है गाउस के नियमानुसार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ से। तो यहाँ पे पहले हम लोग बंद पृष्ठ ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला जितना भी आपका विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, है ना, जितने भी विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, जितना भी गुजर रहा है हमारा विद्युत फ्लक्स रेखाएं, यानी फाई ए, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, इस बंद पृष्ठ में मान लीजिए क्यू आवेश उपस्थित है, तो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मतलब गुणा होता है 1/ε0 गुणा होता है कौन, ये आपका विद्युत फ्लक्स। तो फिर से एक बार इसका डिफिनेशन देख लिया जाए, सॉरी गाउस का नियम देख लिया जाए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, है ना, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का यानी क्यू का मतलब गुणा 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अर्थात जो फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, तो Q मल्टीप्लाई 1/ε0, ठीक है, Q गुणे 1/ε0 होगा। अब इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसको फिर से याद कर लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस का नियम है बच्चों, याद हो गया होगा। तो फिर से एक बार और बोलिए आप, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारा गाउस का नियम हो जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, मतलब ये 2 नंबर का तो हो सके आ सकता है डिफिनेशन इसका, या हम बोलते गाउस का नियम 2 नंबर का आ सकता है। और इसका जो ये व्यंजक है, मैथमेटिकल व्यंजक जो कथन है इसका ये व्यंजक है, तो ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। अब 5 नंबर में अगर बोलते रहे कि आप लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो अब इसका प्रूफ भी देखते हैं हम लोग कि क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना बच्चों, कि एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमने यहाँ पर व्युत्पत्ति, इसको सिद्ध करने को ही आप प्रमाण भी कर सकते हैं या प्रूफ भी कर सकते हैं, या व्युत्पत्ति करना भी कहलाता है ना। हम लोग इसका व्युत्पत्ति करते हैं। उसके लिए देखिए बच्चों, हमने क्या किया ना कि एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। और इसमें इस बंद पृष्ठ का नाम हमने दे दिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बंद पृष्ठ का जो नाम है बच्चों वो आपका एस है, ठीक है। क्या है हमारा, तो इस बंद पृष्ठ का नाम हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा, तो इसको एस से निरूपित कर दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस बंद पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश यहाँ पे उपस्थित है। अब इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी ले लेते हैं, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर बिंदु पी ले लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, कि यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बिंदु पी पे। लेकिन बात उठ रहा है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट लगेगा और आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग विद्युत फ्लक्स में हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था, तो फाई ई बराबर क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, जिसके कारण ई एस आपका फाई बराबर ई एस भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल लेके चलेंगे कि ई एस कॉस थीटा ही होगा। अब बच्चों यहाँ पे बताओ कि अगर आपको विद्युत फ्लक्स चाहिए, हमको तो इसी का व्यंजक चाहिए, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर होता है। जो R जो है आपका बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु हो, वहां पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो R हमारे यहाँ पे दूरी है, Q आवेश है, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं निर्वात की विद्युत कहलाता है हमारा, और 4 तो संख्या हमारा, पाई का मान तो आप लोग जानते ही है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, तो याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर होता है, ठीक है। S क्या है बच्चों, तो सरफेस एरिया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। और cos थीटा क्या है, तो cos थीटा E और S के बीच का कोण होता है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि cos थीटा क्या होता है, तो E और S के बीच का कोण होता है, एंगल होता है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए हमने यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बिंदु ले लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए, उसके बाद अब आगे देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, अब इसको समझिए आप। तो हमने क्या किया यहाँ पर ना, कि ये हमने एक फिगर ड्रा कर लिया, एक बंद पृष्ठीय पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। और इस पृष्ठ में हम लोग मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश स्थित है, उपस्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P हमने लिया जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो हमने यही वाला चीज ना यहाँ पे लिख भी लिया। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कहने का मतलब है कि अगर ये प्लस आवेश है और यहाँ पे मैं मान लूं कि यहाँ पे भी एक एकांक धनात्मक आवेश है,
तो अब बताइए कि ये प्लस और प्लस में क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, और ये वाला प्लस इसको ढकेलेगा तो ये आपका इधर की डायरेक्शन में जाएगा। कौन जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, मतलब कि पृष्ठ से बाहर की ओर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसी बात को लिखते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यही चीज लिखेंगे जो हमने बोला, वही चीज लिखेंगे कि माना किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल S के अंदर प्लस Q आवेश उपस्थित है, इससे R दूरी पे एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर जो मैंने बोला वही लिखा है ना, कि माना किसी पृष्ठ S के अंदर प्लस Q आवेश उपस्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r²। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगा, तो वेक्टर OP दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है बच्चों, इसलिए इसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो हमने इसकी दिशा भी बता दिया क्या, कि वेक्टर OP की दिशा में होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिगर के अनुसार आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, OP के अनुदिश है हमारा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स निकालना है। तीव्रता तो हमारा हो गया बच्चों, कितना हो गया हमारा तीव्रता यहाँ पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में r² हमारा तीव्रता आ गया। लेकिन हमें तीव्रता खाली नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स। तो अब देखिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो अब बात उठ रहा है कि क्या आप संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल ज्ञात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अल्प भाग ले लेंगे, पृष्ठ का अल्प भाग लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फिगर में बता दूं अगर, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ का जो भाग है ना, ये वाला, ये बिंदु P के चारों ओर हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि एक अल्प पृष्ठ है, जिसका नाम दे दिया मैंने DS। क्या नाम दे दिया इसका, DS दे दिया बच्चों, ठीक है ना, ये DS हमने दे दिया इसका नाम। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर, है ना, इस O पर भी एक कोण बनेगा जिसे हम लोग घन कोण कहेंगे। इसको अभी हम बना लेते हैं, ठीक ना, इसको बना लेंगे क्योंकि अभी इसी का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस पृष्ठ के द्वारा जो बना हुआ इस केंद्र पे कोण होता है ना, इसी को कहा जाता है आपका। अब मान लीजिए कि ये पृष्ठ अल्प है, मतलब अत्यंत छोटा है। इस पूरे देखा जाए तो इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल S के तुलना में वो DS क्या है, बहुत काफी कम है। तो इसलिए वो अल्प है, अल्प मतलब कम है, और इसी को कहा जाता है अल्पांश, है ना। तो इसके द्वारा जो घन कोण बन रहा है ना आपका, इस घन कोण को O बिंदु पर बन रहा है, उसको हम लोग DW से सूचित करते हैं बच्चों। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी इसका जरूरत भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए अब आप लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब नीचे हम लोग, कि माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं, और जब इस अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करेंगे तो इससे निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अब देखिए ये अल्प पृष्ठ है, ये DS पृष्ठ एक अल्प पृष्ठ है, तो इससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्प ही होगा। और वो अल्प क्या होगा, देखिए S था हमारा बड़ा पूरा संपूर्ण, लेकिन DS लगा दिया तो ये छोटा सा हो गया। उसी तरह φE हो गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, लेकिन अगर इसके आगे D लगा दीजिएगा ना, तो ये खाली ये अल्प भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे तो पहले हम लोग यही ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अल्पांश भाग ले रहे हैं, यानी अल्प वाला भाग ले रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे विद्युत फ्लक्स। अब बात उठ रहा है बच्चों की, ये आपका बिंदु, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E, और यहाँ पे हमने ले लिया इसका, अगर मान लीजिए कि कोई पृष्ठ होता है, अगर इस तरह पृष्ठ दिया हुआ है, मैं बोलूँ इसका एरिया वेक्टर बताइए, यानी कि क्षेत्रफल सदिश बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश का प्रयोग क्षेत्रफल की दिशा बताने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अगर ये क्षेत्रफल है ना, तो इसकी दिशा किधर होगा, इसके लंबवत, यानी 90 डिग्री के साथ ऊपर की ओर होता है। अब ये देखा जाए तो अगर ये वाला मेरा पृष्ठ है बच्चों, तो इसके लंबवत क्या होगा
हमारा इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ds। अब देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अभी मैं इसका बात करूंगा कि थीटा का जो मान होगा ना वो 0 डिग्री के बराबर होगा। जब ये दोनों के दोनों समांतर है तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा बच्चों, तो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये बात को भी ध्यान में रखना है आपको। तो हमने क्या लिखा अब यहाँ पर, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, अब हमने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे कि पुनः माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, या अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, है ना। तो इसी बात को अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अब समीकरण नंबर 1 देकर और अब लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ये हमने लिख दिया है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना, क्या लिख दिया हमने कि माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, है ना। ds मान लेते हैं हम लोग कि माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds है ना। तब इस पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब बताइए बच्चों कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमने क्या बताया, तो फाई ई बराबर बताया बच्चों कि ई एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे अल्प पृष्ठ के द्वारा यानी ds के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे चिपका देंगे ds डी फाई ई, है ना। विद्युत फ्लक्स भी तो आपका अल्प ही होगा, यानी डी फाई ई होगा। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई, और यहाँ पे लिखेंगे s, लेकिन हमारा पृष्ठ क्या है, अल्प, यानी लिखेंगे ds, ठीक है, और कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 से E का जो मान है ले आकर रख देंगे हम लोग। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमारा, तो समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कि E बराबर 1/4πε0 Q बटा में r²। अब वो मान जो है वहां पे उठा के रख देंगे हम लोग, कहाँ पे, यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम लोग रख देते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर E का मान रखिए 1/4πε0 और Q बटा में r², ठीक है। ये हमने लिख दिया। किसका मान लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिख दिया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिख दिया। और ये कॉस ds कॉस थीटा भी लिख देंगे उसी तरह, ds कॉस थीटा। अच्छा, अब थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 डिग्री। अब क्यों होगा ये तो हमने बता दिया, है ना। ऊपर ही बताया था कि जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये एरिया वेक्टर ds, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 0 डिग्री। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई किसके बराबर होगा, तो 1। अब Q का इसी में गुणा करा दीजिए, तो Q, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा Q, यहाँ पे हो जाएगा Q और बटे में 4πε0, है ना, 4πε0। और फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ds बटा में r² हो जाएगा, ठीक है, ds बटा में r²। अब देखिए cos 0 का तो मान आपका कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, उसका तो वैल्यू छोड़ देना है आपको, है ना। अब देखिए ये किसके बराबर होगा बच्चों, अब ये किसके बराबर होगा, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि घन कोण बराबर क्या होता है। चूंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एकदम बढ़िया से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है ना। घन कोण बराबर क्या होता है बच्चों, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का वर्ग, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, तो बटे में हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए, है ना, कि क्या हो जाता है, घन कोण को हम लोग किससे सूचित करेंगे बच्चों, तो डी, अब यहाँ पे ओमेगा से सूचित किया जाता है ना, घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से और त्रिज्या को r से। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर s बटा में r²। लेकिन यहाँ पे देखिए
कि जो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो तो अल्प था, यानी ds था, है ना, और त्रिज्या तो आपका आर ही स्क्वायर है, और तब जो घन कोण बनेगा वो तो हमने क्या बताया था बच्चों, डी ओमेगा बनेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी ओमेगा बराबर क्या आ गया, ds बटा में आर स्क्वायर। तो अब बताइए कि ds बटा आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, डी ओमेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ds बटा में आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो डी ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको तो नहीं बताना पड़ेगा कि डी ओमेगा क्या है, तो हमने बता ही दिया ऊपर कि घन कोण है, घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये डी फाई ए आ गया, यानी कि हम लोग ज्ञात कर लिए अल्प पृष्ठ के द्वारा जितना भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था उसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है लेकिन बच्चों क्या, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, है ना। तो अब इस बात को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए अब हमने लिख दिया कि इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या था हमारा, एस था, है ना। तो उसके द्वारा अब पूरा ज्ञात करेंगे हम लोग। तो अब छोटे छोटे पृष्ठों को जब जोड़ेंगे ds 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 ds, तो जाकर हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s मिलेगा। तो अब जोड़ने के लिए बच्चों अब हम लोग सिंपल आप जोड़ घटाव का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको समाकलन का यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन का अर्थ ही होता है आपको योगफल करना, है ना। जब आप सामान्य जोड़ से नहीं आप काम कर पाते हैं तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का बात करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि अब हमारा संपूर्ण पृष्ठ से तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये तो अब हमारा फाई ई हो जाएगा, और हमें अगर फाई ई निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण के लिए जोड़ना पड़ेगा, किसको किसको जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तो डी फाई ई को हम लोग जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी फाई ई और यहाँ पे लगा दिया हमने इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जितना भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसका मान निकल जाएगा, है ना। इन सभी को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए डी फाई ई का मान हम लोग रख देंगे, वहां से मान क्या है, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं रखूंगा ये फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि क्या होगा कि क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए बच्चों, है ना। इसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हमने कर दिया, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेशन डी ओमेगा रह जाएगा अंदर ही। अब देखिए डी ओमेगा क्या है, तो ये घन कोण है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर डी ओमेगा अगर पूरे पृष्ठ के द्वारा जोड़ दिया जाए कि कितना होता है, तो आप पढ़े होंगे 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई डी ओमेगा का मान क्या होगा, तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों, ये क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, क्यू गुणे 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट, और यही हम लोगों को गाउस का नियम कहलाता है, यही गाउस का नियम होता है बच्चों, ठीक ना। और यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। और अगर आप तो चाह रहे हैं कि नहीं विद्युत फ्लक्स भी हम परिभाषा याद हो जाए हम लोगों को, तो आप इस वीडियो के बाद आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसका भी आप वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि वो भी आता है, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स पढ़ लेने से पूरा दिमाग में ये भी ढुक जाएगा। तो चलिए